दोस्तों हाल ही में एक लड़की का वीडियो बड़ा वायरल हुआ है। इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे उसका ब्रेन वॉश किया जा चुका है। मासूम से दिखने वाली सुनीता 14 लाख की इनामी नक्सली है। एक ऐसी लड़की जो ठीक से बोल भी नहीं पा रही, उसके ऊपर 14 लाख का इनाम था। ऐसी ना जाने कितनी सुनीता और इस तरह के बच्चे उस नफरत का शिकार बन गए हैं जिनका बचपन उस नक्सलवाद ने खा लिया, जिसका खतरा अभी पूरे भारत के लोगों को पता भी नहीं है। सोचिए, इस छोटी उम्र में जहां उसे अपने सपने बुनने थे, वो एक इनामी नक्सली बन गई। उसके बचपन को खाने वाले कौन थे? क्या वो सबसे बड़े अपराधी नहीं है? एमपी के बालाघाट में इसने आत्मसमर्पण किया और इसे एक नया जीवन दिया गया। लेकिन ऐसे कितने ही बच्चे हैं जो कभी इस क्रूर नक्सलवाद की जेल से बाहर ही नहीं निकल पाए। 20 लाख रुपए की राशि एक मुश्त सरकार के द्वारा इसको प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि जहाँ पर भी अपना घर बनवाना चाहती है, ज़मीन खरीदना चाहती है, उन चीज़ों में उसकी सहायता की जाएगी। करीबन 1.5 लाख रुपए जो है वो गृह निर्माण के लिए इसको सहायता राशि दी जाएगी, और इसी के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि एक बहुत अभिन्न अंग है कि कैसे इसको वापस जो अपना समाज है उसमें वापस इसका पुनर्वास किया जाए। नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजुमदार और कानू सान्याल ने किसानों और आदिवासियों के उत्पीड़न के विरोध में सशस्त्र आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन माओ त्से तुंग के कम्युनिस्ट सिद्धांतों से प्रभावित था, इसीलिए इसे माओवाद भी कहा जाता है। आंदोलनकारियों का मानना था कि जमीन उसी को जो उस पर खेती करे, और इसके कारण वे सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने लगे। नक्सलवाद की शुरुआत किसान आंदोलन के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ वो हिंसक विद्रोह में बदल गई। एक ऐसा विद्रोह जिसे आज देशद्रोह में बदल दिया गया है। देशद्रोह में नक्सलवाद की भूमिका मुख्य रूप से भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए गंभीर चुनौती के रूप में देखी जाती है। नक्सलवादी संगठन देश की सिक्योरिटी फोर्सेस, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को निशाना बनाते हैं, जिससे लोकतंत्र और कानून व्यवस्था को खतरा होता है। नक्सलवाद की एक्टिविटीज जैसे आर्म्स रेवोल्यूशन, अवैध वसूली, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान और एक पैरेलल जस्टिस सिस्टम चलाने से सीधे तौर पर देश की इंटीग्रिटी पर निशाना बनता है और राज्य की कानूनी सत्ता को चुनौती मिलती है, जो सीधे तौर पर देशद्रोह की श्रेणी में आती है। इंडियन पिनल कोड की धारा 121 और 122 के अंतर्गत नक्सलवाद से जुड़े कई कामों को देश के खिलाफ युद्ध करने या असंवैधानिक तरीके से सत्ता के विरुद्ध विद्रोह के रूप में माना जाता है, जिन पर कड़ी सजा का प्रावधान है। नक्सलवाद मुख्य रूप से सेंटर और पूर्वी भारत के दूर दूर तक फैले जंगलों में एक्टिव रहा, जहां आदिवासी और गरीब किसान रहते थे। इन इलाकों में नक्सलवादी पैरेलल सरकारें चलाते थे और हिंसा के जरिए अपनी ताकत बनाए रखते थे। खासकर छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में इसका प्रभाव ज्यादा था। अब नक्सलवाद कितनी बड़ी समस्या है, इसको आंकड़ों से समझते हैं। 2007 में छत्तीसगढ़ के बस्तर में 300 से अधिक नक्सलियों के हमले में 55 पुलिसकर्मी बलिदान हो गए, जो उस समय की बड़ी नक्सली घटना थी। 2008 में उड़ीसा के नयागढ़ में नक्सलियों ने 14 पुलिसकर्मियों और एक नागरिक की हत्या की थी। 2009 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 15 सीआरपीएफ जवान नक्सलियों के हमले में मारे गए। 2010 में पश्चिम बंगाल के सिल्दा में 24 जवान मारे गए थे। 2011 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए हमले में 76 जवान शहीद हुए। 2013 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने कांग्रेस नेता समेत 27 लोगों की हत्या की। 2021 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के 23 जवान बलिदान हुए। 2024 में छत्तीसगढ़ के सुकमा क्षेत्र में सुरक्षा बलों पर हमला हुआ, जिसमें 3 जवान शहीद हुए और 15 घायल हुए। साल 2004 से 14 तक भारत में नक्सली हिंसा की कुल 16,000 से ज्यादा घटनाएं हुई। इसी दौरान 1,851 सुरक्षाकर्मी मारे गए। 2014 से 24 तक ये आंकड़ा लगभग 509 का रह गया। 4 से 14 तक 4,766 नक्सली हमलों में मारे गए नागरिक हैं, जो 2014 से 24 के दौरान घटकर 1,495 रह गए। सुरक्षा बलों ने 2024-25 में लगभग 357 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें कई शीर्ष नेता भी शामिल थे। 2010 में नक्सली हिंसा के कारण लगभग 1,000 से ज्यादा लोग मारे गए, और जो 2024 में ये नंबर्स घटकर 150 रह गए। ये सारे आंकड़े बताते हैं कि नक्सलवाद का निशाना हमेशा आम जनता और देश के सुरक्षाकर्मी ही रहे हैं। ऐसा कोई भी हिंसक आंदोलन जो देश की सिक्योरिटी को निशाना बनाए, वो कहीं से देश हित में तो नहीं हो सकता। अपनी बात मनवाने का ये तरीका न सिर्फ देश के खिलाफ है, बल्कि इसे एक बड़ी ह्यूमन क्राइसिस भी पैदा होती है, जिसमें न जाने कितनी सुनीता फंस गई है। इससे पहले वादा किया था कि यदि आप खुद सशस्त्र आंदोलन को छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आएंगे, तो आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। जो मुख्य धारा में आने के लिए प्रावधान है, उन सभी के तहत जो भी आपको लाभ है वो भी अर्जित कराया जाएगा। अब लंबे समय के बाद भारत सरकार ने नक्सलवाद से लड़ने के लिए कलेक्टिव रणनीति अपनाई, जिसमें 3 मुख्य हिस्से थे: सुरक्षा बलों की तैनाती, उनका सशक्तिकरण, प्रभावित इलाकों में बुनियादी ढांचे का विकास, और नक्सलियों को मुख्य धारा यानी सोशल लाइफ में लाने के लिए पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम। इस प्रक्रिया के तहत सड़कें, अस्पताल, मोबाइल नेटवर्क और शिक्षा तक उन तक पहुंचाई गई। सरकार ने नक्सली खात्मे के लिए अभियान तेज किया, जिससे हिंसा में कमी आई काफी।
डाटा के अनुसार 2013 में जहां 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, 2025 में सिर्फ 3 जिले हैं जिसमें छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर शामिल हैं, जहां सबसे ज्यादा नक्सल गतिविधि है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में हजारों नक्सलियों ने हथियार डाल दिए और कई इलाके नक्सल मुक्त हो गए। सरकार का टारगेट मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है। अब ये टारगेट अभी तक के डेटा में तो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसको खुद पर्सनल लेवल पर मॉनिटर किया है और पीएम मोदी तक ये रिपोर्ट हर महीने 2 महीने पर पहुंचती है। प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय सहित कई ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार नक्सल प्रभावित जिलों में अव्यवस्था और वायलेंस से भारत सरकार को सरकारी प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट में सालाना करीब 20,000 करोड़ का नुकसान होता है। इसमें सुरक्षा बलों की तैनाती, बुनियादी सुविधाओं के नुकसान और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में आने वाली दिक्कतें भी शामिल है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार जैसे नक्सल प्रभावित राज्यों में संरक्षण और पुनर्वास पर भारी सरकारी खर्च होता है। अकेले छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा रोकने के लिए हर साल लगभग 3 से 4 हजार करोड़ खर्च किए जाते हैं, जो सालाना राज्य बजट का बड़ा हिस्सा है। आईडीएसए की एक रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि लगभग 15 सालों में नक्सलवाद में सुरक्षा बलों पर तनाव, इलाके में अव्यवस्था और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में रुकावट के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। नीति आयोग और आर्थिक सर्वेक्षण में भी इस विषय पर लिखा गया है कि नक्सलवाद भारत के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है और प्रभावित जिलों में ग्रोथ रेट औसत से काफी कम है। पीआईबी की एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार नक्सलवादी हमलों के कारण सुरक्षा बलों पर होने वाले खर्च में प्रतिवर्ष सैकड़ों करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, जो सीधे तौर पर सरकार के विकास और कल्याण कार्यों के लिए उपलब्ध रिसोर्सेज को कम करता है। अब इन इलाकों में अगर डेवलपमेंट पहुंचाना है तो सबसे पहले इनको देश के बाकी इलाकों से जोड़ना होगा। इसके लिए हमको इन सभी इलाकों को बेहतर विकास सुविधाओं से जोड़ना होगा। पिछले कई सालों में सरकार द्वारा ये भी किया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 2014 से 2025 के बीच करीब 17,000 से ज्यादा किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ है, जिसमें 12,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें नक्सली इलाकों में बनी है। ये विकास फाइनेंशियल और सोशल इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। कई दूर दराज के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहली बार बिजली पहुंची है। एग्जाम्पल के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कई ऐसे गांव जहां दशकों बाद बिजली पहुंची और इससे जीवन स्तर में सुधार हुआ है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई। आदिवासी इलाकों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, आईटीआई और स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले गए, जिससे एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में सुधार हुआ है। इससे यूथ को नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में हेल्थ फैसिलिटीज को भी बढ़ाया गया है। अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, इन सब का विस्तार हुआ है और मोबाइल हेल्थ यूनिट्स भी चलाई जा रही हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी और 4G नेटवर्क को भी इन इलाकों तक लाया गया है। दूर दराज क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने में इससे सहायता मिली है। इससे लोगों को इन्फॉर्मेशन, मार्केट और सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुंच भी मिली है। बैंक की ब्रांचेस, एटीएम, डाकघरों के जरिए फाइनेंशियल सर्विसेज भी नक्सल प्रभावित इलाकों में पहुंचाई गई हैं, ताकि ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को अपलिफ्टमेंट मिले। नक्सली गतिविधियों पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों के कैंप भी स्थापित किए गए। इससे इलाके में शांति बनी और विकास कार्य सुचारू रूप से चल सके। साथ ही नक्सल इंपैक्टेड इलाकों में रिहैबिलिटेशन योजनाएं भी लागू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में छत्तीसगढ़ समेत नक्सल प्रभावित इलाकों में करीब 14,260 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिसमें सड़क है, ऊर्जा है, स्वास्थ्य है और उद्योग भी शामिल है। सब मिलाकर दोस्तों देश एक ऐसी दिशा में जा रहा है जहां हम एक बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर चले हैं। एक तरफ देश से बाहर के चैलेंजेस हमें देखने हैं, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी जिस हिसाब से तगड़ी होनी चाहिए, उसके लिए भी जरूरी है कि हम देश के अंदर आर्म्स रेवोल्यूशन को खड़ा न होने दें। कुछ भी ऐसा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, उसे स्वीकारा नहीं जा सकता। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस मुद्दे पर आगे डिटेल में वीडियोस हम जरूर लाएंगे इसी चैनल पर, इसलिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।